नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया को मैं बहुजन मीडिया कहता हूं, लेकिन अब मैं इसको सच्चा मीडिया कहने लगा हूं। सोचिए कि जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की खबर है, जो सरोकार की खबर है, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं। ऊना में जिस तरह का मामला हुआ है, उसी तरह का मामला बाड़मेर में होता है, भरतपुर में होता है, बिहार में होता है। देश के तमाम जगहों पर कास्ट एट्रोसिटी अपने चरम पर है। अभी जिस तरह से 2 दिन पहले मंगलवार की घटना है, राजू अहिरवार और सावित्री अहिरवार दो दंपति हैं, उनके बच्चे हैं। सरकारी जमीन है लेकिन वो बटाई पर लेते हैं, कोई रसूखदार है उस पर कब्जा किए और वो बटाई पर इनको देता है और ये अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं। कर्ज लेकर 2 लाख खेती करते हैं, पुलिस से कहते हैं मैं खेत खाली कर दूंगी, बस मेरा फसल कट जाने दो। उसके बाद उन पर अत्याचार, बेरहमी का जिस तरह से हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। सुनील से शुरू करूंगा। सुनील, क्या था पूरा मामला और अब क्या अपडेट है, क्या हालत है उन दोनों दंपति की, राजू अहिरवार और सावित्री जी अहिरवार का? राजू अहिरवार, सावित्री अहिरवार जो कि मतलब गुना जिले से आते हैं। गुना जिले का एक जगनपुर चक गांव है। वहीं पर एक सरकारी साइंस कॉलेज के लिए जमीन अलॉट होती है। गनीमत ये होती है कि काम शुरू होना था 8 महीने पहले, लेकिन काम शुरू नहीं होता है और 8 महीने बाद अब काम शुरू होता है। अच्छा, 8 महीने बाद काम शुरू होना है? 8 महीने पहले काम शुरू होने वाला था वहां पे, लेकिन 8 महीने बाद काम शुरू होता है। हाँ। जब वहां पर हमारे समाज के दलित परिवार ने वहां पर पूरी फसल बो दी, उसमें 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उन्होंने उनकी बेटी से कर्ज लेकर वो जमीन की बुआई की। सरकार से उन्होंने मिन्नत की कि अभी आप यहाँ से जो भी आप जेसीबी मशीन लेके आए ये चले जाइए, हम उसके बाद में जब ये जमीन कट जाएगी तब हम खाली कर देंगे। लेकिन लाख मिन्नत करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना इस चीज को। के बाद फिर जब पुलिस का अमला पहुंचता है तो वो दंपति अपने 7 परिवार सदस्यों के साथ में वहां पर मौजूद होते हैं खेत पर। तो पुलिस अमला वहां पहुंचता है और लगभग 70 पुलिस पहुंचती है। लगभग शंभू भैया 70 पुलिस पहुंचती है और 70 पुलिसकर्मी थे? 70 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं टोटल। अच्छा। वहां पर इनके मतलब जाति सूचक गालियां दी जाती है। मतलब इतनी इस प्रकार की गाली एक गली का गुंडा देता है, इस प्रकार वहां पर इनको गालियां दी गई। और आपने कुछ समय पहले गुजरात का ऊना कांड सुना होगा। ऊना कांड के लोगों ने वर्दी नहीं पहनी थी और हमारे समाज के दलित समाज के लोगों पर अत्याचार किया था। और गुना कांड के लोगों ने, जो ये वर्दीधारी गुंडे हैं शिवराज सिंह चौहान के, इन्होंने वर्दी पहन के दलित समाज के लोगों पर एट्रोसिटी की है। जब वो लोगों ने सोचा कि हमें तो मरना यूं ही है, अगर हमारी फसल नहीं आती है तो हम लोग कर्ज में डूब जाएंगे, तो कर्ज में मरना ही है। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने कीटनाशक पिया। तो इसको लेकर वहां के पुलिस जो अमले अधिकारी थे उन लोगों ने कहा कि ये तो नाटक कर रहे हैं और उनके ऊपर एट्रोसिटी। मतलब आप सोचिए कि हम सम्मान करते हैं वर्दी का, लेकिन वर्दी के रूप में अगर आप देखेंगे वीडियो को तो एक गुंडे भी ऐसा नहीं मारते, एक महिला को लठ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये कहाँ का है आखिर कानून में इनको? नहीं सुनील, ये सब हम लोग के सामने है। आप चूंकि, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि आप चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, कहां कहां इस तरह के हाल में जो घटनाएं हुई वो बताइए। अभी घटना अभी कुछ दिन पहले भी आपके वीडियो जा रहे थे, आप प्रोटेस्ट में शामिल थे। हाँ, अभी हाल ही में 3 दिन पहले घटना उज्जैन जिले के एक नाहरखेड़ा गांव में होती है। वहां पर गांव के अंदर अनुष्ठान करने के नाम पर 50-50 रुपए चंदा इकट्ठा किया जाता है। जब दलित समाज के लोग पूछते हैं कि भाई आपने हमसे चंदा ले लिया लेकिन आपने हमें प्रसाद तो नहीं दिया, तो इस पर उनको मारा जाता है कि तुम इतने बड़े हो गए तो हमसे प्रसाद लोगे, सवाल करोगे तुम। उनको घर में घुस कर मारा। इसके विरोध हम लोगों ने यहाँ उज्जैन में एसपी ऑफिस का घेराव किया और सवाल किया कि जब दलित समाज का आप पैसा लेते हैं तो आपको उनको प्रसाद देने का भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए और अधिकार है। तो इस चीज को लेकर हमने उनकी पैरवी की और अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है 5 लोग, यहाँ उज्जैन के सिविल हॉस्पिटल में। और आज केस था उस पर हमने आपत्ति लगाई बेल पर। और ये तो एक ही घटना है। यहाँ पर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक परिवार, एक दलित समाज के परिवार का पूरा ग्रामीण बाइकाट करता है, उनका हुक्का पानी बंद कर देता है पूरा गांव मिलकर। उसके विरोध भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और फिर उसके साथ हुआ। मैं जहां से बिलोंग करता हूं ये मालवा निमाड़ आता है
और आरएसएस का गढ़ माना जाता है। आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये गढ़ उज्जैन मालवा निमाड़, यहाँ पे जो केंद्र सरकार में थावर चंद गहलोत जी मंत्री हैं, नाम सुना ही होगा आपने, थावर चंद गहलोत साहब जो मंत्री हैं, यहाँ पर हमारी बिरादरी के हैं वो, और हमारी बिरादरी के लोगों की घोड़ियों पर बारात नहीं निकालने दी थी। इस पर भी मंत्री साहब ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। और अभी हम लोग जहां से नागदा से बिलोंग करते हैं, वो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, वहां पे हम लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा के लिए भी प्रोटेस्ट किया वहां पे। तो इस प्रकार की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घट रही है। अभी मैंने आज एक और ट्वीट किया है, एक रीता शाह नाम की एक लड़की होती है, उसको लेकर वो घर से उसका अपहरण कर लिया जाता है। जब वो जाती है एफआईआर करवाने के लिए, तो मिश्रा एफआईआर नहीं लिखती है। तो इस प्रकार की शिवराज के राज में एक प्रकार से कहा जाए तो पुलिस का अत्याचार बढ़ा हुआ है, और देखा जाए तो पुलिस की जो बर्बरता है दलितों के प्रति बहुत ही गंभीर है। उनको अगर थाने में जाते हैं एफआईआर करने के लिए, तो पहली बात तो उनको लज्जित किया जाता है, उनको जातिगत उत्पीड़न किया जाता है, उनको ये समझा जाता है कि इनको कुछ भी नॉलेज नहीं कानून का। वो तो अच्छा हुआ कि भीम आर्मी आ गई, नहीं तो हो सकता था कि आज तो उनमें भंवर साहब, अभी राजस्थान में जिस तरह के मामले सामने आए हैं, राजस्थान में भी कास्ट शोषित चरम पर है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बाड़मेर में, वहां आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद सुनील को पता नहीं, अभी जो आदिवासी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके एमपी में घर तोड़े, कोली आदिवासी जो है, कोली ट्राइबल जो होते हैं, उनके घर तोड़े गए हैं। अब राजस्थान में भी लगभग इसी हालत लगातार खबरें आ रही हैं भंवर साहब। शंभू जी, ये एक राज्य या एक पार्टी का मामला नहीं है। ये लगभग पूरे देश में जो आज स्थिति है, कमोबेश एट्रोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। एट्रोसिटी में कोई कमी नहीं आ रही है। आप पार्टियां बदल लें, कोई सत्ता आ जाए, उसके बावजूद जो समाज का रवैया है वो रवैया नफरत का है, वो वैसा का वैसा है। और इस कोविड काल में कई सारे लोगों को लगा है कि इसमें शायद इंसानियत लोगों की जग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जगा। हो सकता है कि लॉकडाउन 1 और 2 के दरमियान जब लोग बाहर निकलने में मुश्किल था, तो केसेस दर्ज नहीं किए गए, तो वो ऑन रिकॉर्ड ऐसा लगा कि एट्रोसिटी में कमी आई है, SC/ST पर केसेज में कमी आई है। लेकिन दरअसल वो कमी केवल मामले दर्ज नहीं करने की वजह से दिखती है। बाकी समाज में कोई कमी नहीं है। सारे ही वो मामले जो अभी सुनील भाई कह रहे हैं, और बढ़ गया है सर, और बढ़ गया है क्या? खाली बैठे हुए यही कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं। दरअसल वो क्या रहा है कि लोग जब लौट के आए हैं अलग अलग जगहों से, ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इसके बाद गांवों में हम ये देख रहे हैं कि ये जो जाति वाला वर्चस्व का मामला है, ये बहुत बढ़ गया है, और ये टसल बढ़ती जा रही है। आपस में लड़ाइयां हो रही है, क्योंकि हमारे लोग जो बाहर जाकर के थोड़ा बहुत कमा रहे थे और अच्छे से जीवन जी रहे थे, वो लोग गांव में वापस आए हैं, तो अब वो एक सम्मान की जिंदगी चाहते हैं, और वो सम्मान के साथ उस तरीके से खड़े हो, ये वहां गांव में जो दूसरे लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि एट्रोसिटी कहीं कम नहीं हो रही है। वो कांग्रेस का राज हो, वो बीजेपी का राज हो, किसी अलायंस की सरकार हो, सब जगह पर एट्रोसिटी इंक्रीज हो रही है। कार्रवाई के लिहाज से भंवर साहब क्या लग रहा है वहां? आप क्या मध्य प्रदेश और यूपी में तो कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, बिहार में भी कार्रवाई नहीं हो रही। बिहार में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में कार्रवाई हो रही है, क्लीन चिट दिया जाए या वहां भी वैसी स्थिति है? देखिए, स्पष्ट क्लीन चिट तो शंभू सिंह जी किसी को दी नहीं जा सकती है, लेकिन थोड़ी कार्रवाई उस पर। हाँ सर, आगे बढ़ाइए। हाँ, थोड़ी सी कार्रवाई होती हुई दिखती है। बनस्पत जो भाजपा का शासन होता है, तब तो सुनवाई नहीं होती है। तो इस समय थोड़ी सुनवाई होती हुई दिखती है, लेकिन अंत में सरकारी अमला वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, सोसाइटी की जो माइंडसेट है वही है। तो आपकी केवल पार्टियां बदल जाने भर से केवल दिखता है कि कार्रवाई हो रही है। कुछ मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई, अलवर गैंगरेप में कार्रवाई हुई, पेचकस कांड हुआ उसमें कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरीके से एट्रोसिटी बढ़ रही है रोज रोज, उसमें क्लीन चिट किसी सरकार को नहीं दी जा सकती।
क्या विजय क्या लग रहा है ओबीसी के जो लोग थे जिन पर लगातार एक आरएसएस ने गैर यादव गैर जाटव और ओबीसी के लोग ज्यादा एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं, ये भी भरम टूट रहा है? और क्या रिस्पॉन्स, चूंकि आप मध्य प्रदेश में है, ओबीसी महासभा चलाते हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या आप लोग समाज को समझा पा रहे हैं कि आपको इस तरह के जातीय हिंसा में नहीं फंसना, आपका इस्तेमाल हो रहा है? देखिए शंभू भाई, सबसे पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद दूंगा कि नेशनल स्तर में आज हम लोग अपनी जो बहुजन समाज की आवाज बन रहे हैं। और सुनील भाई और भनवार जी भी बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने कि एट्रोसिटी की हम बात करेंगे तो देश के अंदर सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, एट्रोसिटीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा अभी जो वर्तमान में 2 दिन पहले जो गुना का जो केस हुआ है, और उसमें जिस तरीके से एक दलित हमारे परिवार के जो भाई हैं और जो बहन है, उनके ऊपर जिस बर्बरता से केवल इसलिए कार्रवाई की जाती है कि उन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वीरेंद्र, थोड़ा देर गाड़ी रोक लीजिए, आपसे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा मामले हो रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें उन्होंने ये बात जब कही कि सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जब किसान ने उसमें 3 लाख का कर्जा लिया हुआ था ऑलरेडी, और उसके बावजूद जब फसल खड़ी हुई तो उसको ऐसी इमरजेंसी बताया गया कि वहां पर मेरे कुछ साथियों से बात हुई वहां पर, तो उनका ये कहना था कि वहां पर कोई सरकारी कॉलेज के लिए वो प्लान कर रहे थे। उसमें बाकायदा कुछ दिन पहले वहां के लोकल के जो सांसद थे उनसे वो भी उस मीटिंग में थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, उसके अलावा जो वहां के जो लोकल के जो विधायकगण हैं कांग्रेस और भाजपा के, उन सभी की सहमति से ये सब कुछ हुआ है। तो बात ये आती है कि सरकार कांग्रेस की हो या सरकार भाजपा की हो, वंचित हो या दलित हो या पिछड़े वर्ग के कोई भी लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, उन सभी पर अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात सत्ता व्यवस्था की नहीं है, बात है यहाँ पर जो सत्ता के अंदर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं। वहां पर विचारधारा, जो मनोवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, उस विचारधारा के कारण ही हमारे नहीं, विजय, मेरा सवाल उससे नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या आप लोग जो ओबीसी को, जिस तरह से ओबीसी पर जो गेम बार होता है, गेम खेला जा रहा होता है, वो आप लोगों को समझाने में शामिल हो रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी एट्रोसिटी में आप दूर रहिए और आप इनसे बचने की कोशिश कीजिए? नहीं, उसमें तो हम लोग बहुत हद तक जो खासकर जो ओबीसी समाज था, जो अभी तक अपने आप को तथाकथित रूप से ठाकुर और छत्री मानता था, उसको आज हम लोगों ने ये बताने में हम कहीं ना कहीं सफल रहे कुछ परसेंट तक कि ओबीसी और एससी एसटी सभी लोग एक हैं। और जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसमें कई बार हम लोग कंप्रोमाइज और बैठ के बातचीत सुलझाने की प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही भिंड जिले के अंदर एक उमरी जगह है, वहां पर हमारे एससी के भाई ने एक सामान्य वर्ग के कहने पर यादव जी के ऊपर एट्रोसिटीज लगा देते हैं। तो ऐसे कई मामले आते हैं। ग्वालियर में भी ऐसे कई केस हुए जहां पर एट्रोसिटीज में उनके यहाँ पर वो लोग काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या मतलब नौकर के रूप में वहां पर काम करते हैं, और उनके मालिक जो सामान्य वर्ग से होते हैं वो हमारे ओबीसी के ऊपर पैसे के लालच दिखा के, भय दिखा के उन पर एट्रोसिटीज एक्ट लगवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम लोग कई बार, जैसे सुनील भाई भी हैं या अपने यहाँ पर बहुत सारे साथी भीम आर्मी के हैं और संगठन के लोग हैं, तो उनसे बैठ के हम लोग सुलझा के ये दबाव बनवाते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी के बीच में जो भाईचारा बनाने का हम लोग, बाबा साहब कांचीराम साहब ने जो मुहिम चालू करी थी, उस मुहिम को किसी भी तरीके से टूटने ना पाए। तो वो द्वारा हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ऐसी जो भी एट्रोसिटी केस आते हैं ओबीसी और एससी एसटी के, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि बैठ के सुलझा लिया जाए। लेकिन कई केस मैक्सिमम ये देखने में आए हैं। ठीक है, उस पर आ रहे हैं हम। धीरेन्द्र यूपी से हैं और लगातार, चूंकि हम उन्हीं लोगों से जुड़ रहे हैं जो इस आंदोलन में शामिल है। धीरेन्द्र, आपके यहाँ क्या स्पीड बढ़ रहा है, कार्रवाई कुछ, विजय, ये विकास दुबे के बाद से एट्रोसिटी कम हुई है, कुछ खबरें कम हुई है, या कार्रवाई होनी शुरू हुई है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो बढ़ावा दिया जा रहा है जाति संघर्ष को। मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को एक दलित एससी के यहाँ एक ओबीसी ने उसके घर मारपीट हुआ और एससीयू ने जाकर के थाने में एप्लीकेशन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 10 तारीख को फिर से मारपीट हुई और फिर उसके बाद एससीयू ने गोलबंद होकर के जाकर के ओबीसी के घर मारपीट किया और उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस अगर समय से कार्रवाई करती तो ये कांड नहीं हो पाता। तो क्या ये जातीय लड़ाने की भी कोशिश हो रही है यूपी में, जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी हो रही है? बिल्कुल। पुलिस ऐसे मामलों में जो जाति अपने को बड़ा समझती है उसका साथ दे रही है। ये अगर एससी ओबीसी में मामला हो रहा है तो वो ओबीसी को साथ दे रही है।
ओबीसी और सवर्ण में हो रहा तो वो सवर्ण का साथ दे रही है। मतलब हर प्रकार से जातीय भेद को पूरी तरह से स्थापित करने की साजिश गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में चल रही है। शंभू भाई, जैसे विजय बताइए। हाँ, इसमें जैसे मैं बहुत आपको एक चीज बताऊं कि 2 अप्रैल के दिन में जब हम ग्वालियर में पूरा मार्च निकाल रहे थे 30 तारीख को, तो हम लोगों ने जो एक नारा दिया था भाईचारे का कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट में जो बदलाव किया सुप्रीम कोर्ट से, तो हम लोग उसको लीड कर रहे थे ग्वालियर शहर के अंदर। मामला हमारे SC के भाइयों का था, एट्रोसिटीज का था, लेकिन मैं स्वयं उसको लीड कर रहा था। उसमें हमने नारा दिया था कि SC/ST के सम्मान में OBC मैदान में। तो कहीं ना कहीं जब वो भाईचारा की जो बात हम लोग लाइन बढ़ा रहे थे, वो उस लाइन को तोड़ने के लिए जो मनवादी व्यवस्था है या जो संघ है जिसको हम कहते हैं रूप से, या भाजपा शासित जो राज्य है, वहां पर OBC वर्सेस SC/ST के मुहिम को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। वहां पर कई जगह पे SC के हमारे लोगों को OBC की जो जातियां हैं, मार्शल जातियां हैं या जो OBC के लोग हैं, वो उनको मारते हैं, जलाते हैं, और उसी को दिखा के भय दिखा के SC/ST एक्ट खत्म किया जाए। सामान्य वर्ग के लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि OBC के लोग, आप लोगों पर SC/ST एक्ट लगता है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे केसेस जायज होते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत सारे केसेस में फेक SC/ST एक्ट सामान्य वर्ग के कहने पर हमारे लोग लगाते हैं। मेरा तो इस चैनल के माध्यम से ये सब लोगों से अपील रहेगी कि जो सही में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भले ही वो SC का हो या OBC का हो, जो भी इसमें अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आते हैं हम लोगों को कि वहां पर सामान्य वर्ग के लोग, मैं फेक और गलत सही पर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर SC/ST एक्ट है तो वो सभी प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग होता है। हाँ, मेरा सवाल वो भी नहीं था। मैं भवर साहब, मघवंशी साहब को बताइए कि क्या सामाजिक रूप से काम करने की जरूरत है या पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी में भागीदारी है नहीं, थाना पुलिस में तो कौन लोग भरे यहाँ बैठे हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब चीजें बहुत बाहर जा रही है, सर से ऊपर जा रही है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मामला है, सब जगह है। क्या लग रहा है, कोई सॉल्यूशन दिख रहा है या हम लोग वैसे ऐसे ही बस बात करते रह जाएंगे, कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं? शंभू जी देखिए, केवल लॉ एंड ऑर्डर या कानून से चीजें नहीं बदलेगी, लेकिन कानून बहुत जरूरी चीज भी है, क्योंकि उसका डर नहीं हो तो मुझे लगता है कि बहुत खुलेआम बहुत सारी चीजें होंगी और वो खतरा हम उठा नहीं सकते। मैं विजय भाई को ये कहना चाहता हूं कि उनके तर्क मैंने सुने, मैं उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आप वही तर्क दे रहे हैं जो आमतौर पे सामान्य वर्ग के लोग देते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इतना जनरलाइज मत कीजिए चीजों को। हम भी जनरलाइज करके कह सकते हैं कि OBC एट्रोसिटी करने में 80% एक्यूज्ड OBC के होते हैं और आगे रहते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ऐसा कहना सामाजिक एकता के लिए ठीक नहीं है। हमें अपने भाषा के चयन में भी ध्यान रखना होगा कि कानूनों का दुरुपयोग संभव है, कोई भी कर सकता है, लेकिन यही तो प्रक्रिया है कि कानून केस लगाए जाएंगे, अगर गलत होंगे तो जांच में खत्म हो जाएंगे। उसमें इतना आप पहले कैसे जज करेंगे? दूसरा, मुझे इसमें भी आपत्ति है कि आप पंचायती करके मामलों को सुलटा ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी अवैधानिक प्रक्रिया है। आप किसी भी समाज के भाईचारे के नाम पर कानून से इतर कोई भी काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अंत में जाकर के खाप पंचायतों जैसा हो जाएगा और वो खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए समाज को हम तैयार करें इस चीज के लिए, और ये हमें खुले मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि लंबे समय से विभिन्न समाजों के बीच में एक द्वेष का भावना रहा है, और ये एक ब्राह्मणवादी भाव जो रहा है उसकी वजह से समाज में जो बहुत तरह की स्टीरियोटाइप चीजें फैली हुई है, उनको कम करने के लिए हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, OBCs को भी आना पड़ेगा। देखिए आज OBC को आगे करके अगर SC के साथ वो करवा रहे हैं तो कल वो SC को आगे करके भी करेंगे, कल किसी और को आगे करेंगे। वो तो यूज करने में माहिर लोग हैं, वो सबको करते रहेंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि हम क्यों यूज हो रहे हैं, किसके लिए यूज हो रहे हैं। तो समाज और राज दोनों की दिशा में शंभू सिंह जी काम होगा, तब जाकर के ये बदलाव होगा। ये जो धीरेन्द्र कह रहे थे कि पुलिस जो है वो जाति देख के पक्ष ले रही है, अगर शेड्यूल कास्ट OBC में लड़ाई है तो OBC के साथ है, OBC और जनरल में लड़ाई है तो जनरल के साथ है। धीरेन्द्र, क्या आपके यहाँ अब तो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ये भी सरगर्मी में है, तेज हो रही है बहस, या ये सब सिर्फ एक प्रोपगेंडा है, या असली विक्टिम अभी भी शेड्यूल कास्ट OBC? अब तो
यादवों की लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति। तो क्या इन सबसे लोग SC ST OBC के लोग समझ पा रहे हैं कि कास्ट एट्रोसिटी जितना बढ़ेगा हम भी उसकी चपेट में आएंगे? जो मनुवाद, जो लोग, जो जाति व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई है, जितने ब्राह्मण मारे गए हैं वो हार्ड क्रिमिनल्स थे। उन्होंने पुलिस वालों के हाथ पैर कुल्हाड़ियों से काटे थे, 8 पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी की थी, वो हार्ड क्रिमिनल थे। वो जितेंद्र यादव के तरह और पुष्पेंद्र यादव के तरह इनोसेंट नहीं थे, जिम ट्रेनर नहीं थे कि जिनको जात पूछ करके गोली मारा था पुलिस वालों ने। वो हार्ड क्रिमिनल्स थे। इस नाते जो ब्राह्मणों की हत्या की बात की जा रही है ये गलत है। क्रिमिनलों को मारा गया है, मारने का तरीका गलत हो सकता है, एनकाउंटर फेक हो सकता है, लेकिन वहां पर ब्राह्मणों नहीं क्रिमिनलों को मारा गया है। मीडिया इसको जबरदस्ती ब्राह्मण विरोधी कह रही है। दूसरी बात यह है कि जो समाज की बात हो रही है, सुधारने की बात हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है, बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बता करके गए हैं, जब तक आप हिंदू बने रहेंगे, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जाति व्यवस्था के अंग आप बने रहेंगे, आप उसको कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। आप दो जातियों में भाईचारा की बात क्यों कर रहे हैं? अब जातियों को खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो निचला स्तर का आदमी जो इन चीजों को नहीं समझा है, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार को नहीं पढ़ा है, वो जातिवाद कर रहा है, ठीक है, लेकिन तमाम बुद्धिजीवी है वो अपने नाम के आगे से जो जातिवादी टाइटल नहीं हटा रहे हैं, वो बुद्धिज्म को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म में बने हुए हैं। और जब तक आप हिंदू धर्म में बने रहेंगे, वर्ण व्यवस्था में बने रहेंगे, तो जातिवाद झेलना रहेगा और आपका भी टाइम पास होता रहेगा। आपको भी भाषण देने का मौका मिलेगा कि जातिवाद तोड़ो, जातियों में भेद मत करो, SC OBC एक है। अरे भाई, इसके लिए क्यों आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि हम एक समय में शूद्र थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये रास्ता दिखाया। जितने बड़े लोग हैं, ये तो सम्राट अशोक जो है उनको OBC क्लेम करता है, साहू जी महाराज को क्लेम करता है, शिवाजी को क्लेम करते हैं। आपको बता दें सम्राट अशोक बुद्ध को मानने वाले थे। तो क्या गौरवंशी जी, ये सोशल चेंजेस तो हम लोग नहीं है, पॉलिटिकल चेंजेस संभव लग रहा है? आपके यहाँ तो इतना उठापटक हो रहा है, राजनीतिक उठापटक हो रहा है। अभी भवन में अभी मैं लोगों ने भी, सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों ने भी अपने नाम के आगे से जाति का टाइटल नहीं हटाया है। मौर्य कुशवाहा लोग लिख रहे हैं सम्राट अशोक का वंशज बन रहे हैं, लेकिन जाति का टाइटल हटाया नहीं है। अच्छा, यूपी बिहार में तो बहुत काम हो रहा है जातिवाद को लेकर, जाति पर बहुत सारी सरकारें बनी हैं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश तो मतलब समझिए प्रयोगशाला RSS की। सुनील, क्या लग रहा है जो सब कुछ ढका छिपा हो रहा था पहले और ज्यादा हो रहा था, सोशल मीडिया की वजह से वो बाहर आने लगा है? पहले और क्या हालत पहले खराब थी। पहले क्या होता था, मध्य प्रदेश के जो युवा थे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म से यूज नहीं करते थे। लेकिन आज जब सोशल मीडिया आ गया, आप जैसे जो हमारे भोजन मीडिया, नेशनल जैसे ये जो चीज आ गए, तो उसकी वजह से आवाज उठ रही है। आज अगर मध्य प्रदेश के अंदर जो एट्रोसिटी हो रही है, तो इनसे पहले एट्रोसिटी होती थी, इनसे ज्यादा होती थी एट्रोसिटी, लेकिन वो आवाज उठकर ऊपर नहीं देती। अब जब हम जैसे लोग हम लोग काम कर रहे थे तो हम तुरंत हमें कॉल कर देते हैं वहां के विक्टिम के, सर हमारे साथ ये चीज हुई, तो हम उस चीज को बड़े लेवल पे उठाते हैं, जिला लेवल पे SP से बात रखते हैं, DM से बात रखते हैं। घटनाएं हो चाहे कांग्रेस, सभी के राज में उसी प्रकार की घटनाएं हो रही जो आज हुई घटना। कांग्रेस के राज में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उस समय में भी एक प्रकार देखा होगा आपकी, एक घनश्याम नाम का व्यक्ति था सागर में, घनश्याम अहिरवार, उसको जिंदा जला दिया गया था। कांग्रेस ने उसको भी कोई अपना पक्ष नहीं रखा था। अभी आज की मैं घटना बता रहा हूँ, अभी एक घटना हुई है रीवा में। रीवा में 150 आदिवासी भाइयों के घर तोड़ दिए गए, जमीन को अधिग्रहण करने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने तोड़ दिए गए, जबकि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ST की सीट है मध्य प्रदेश के अंदर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मध्य प्रदेश। इसके बाद भी यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो हमारे सांसद विधायक चुन के जा रहे हैं वो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये बात हमें हमारी जनता को समझना पड़ेगा। वो जब चुनाव आते हैं तब इस प्रकार के प्रोपोगेंडा में आते हैं। विजय भाई को मैं जान रहा हूँ, 3 सालों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, करना भी चाहिए, हमें अपने कमजोरियों पर ही बात करनी पड़ेगी। मैं भी OBC हूँ। SC ST एक्ट को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद काउंटर प्रोटेस्ट की बात हुई थी। विजय भाई ने लगातार कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन सफल भी हुआ था। SC ST एक्ट को OBC के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई थी भंवर जी। जब SC ST एक्ट वाला जो प्रदर्शन हुआ था, मैसिव आप लोगों ने प्रदर्शन किया था 10 अप्रैल। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसमें OBC की बहुत ज्यादा भागीदारी थी, SC को जाता था, ST को जाता था, लेकिन
जो काउंटर प्रोटेस्ट लोगों ने लॉन्च किया था कि ये ओबीसी की हक, ओबीसी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फ्लॉप हुआ था और ओबीसी के लोग घरों से नहीं निकले थे। बिहार में, यूपी में मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल सामंजस्य बना है बिहार में और यूपी में। मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं कि जो कास्ट एट्रोसिटी है उसमें ओबीसी के लोग अपने हाथ खींच रहे हैं, वो खुद विक्टिमाइज हो रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में भंवर साहब क्या लग रहा है, क्योंकि वहां से भी खबरें नहीं आ रही थी, अब चूंकि सोशल मीडिया की वजह से सब जगह से खबरें छन के आ रही है। अभी भरतपुर का मामला है वाल्मीकि समाज की महिलाओं के साथ। मैं अभी एक दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में हजारों घर, सैकड़ों घर तोड़ दिए गए हैं। मैं वाल्मीकि को जोड़ना चाह रहा था, वो भी नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो बिहार टूर पर है जहाँ ज्योति पासवान को लेकर एट्रोसिटी का मामला चल रहा है। भंवर साहब, आपने लंबा समय देखा है, आपने आरएसएस को भी देखा है, आप तो राजस्थान में है। ये जो काउ बेल्ट है बिहार यूपी में, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी असर्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की अगर बात करें तो वहां कितना ज्यादा असर्शन बढ़ रहा है, क्या चीजें बदल रही है, या वहां जो रजवाड़ों का दौर था मध्य प्रदेश में, जिस तरह से प्रयोगशाला है लेबोरेटरी आरएसएस की, तो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? देखिए, दो तरह के चेंजेस हैं। मुझे लगता है कि ओबीसीज में ये चेतना भी बढ़ी है कि वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं, शूद्र रहे हैं, और उनको अपना अलायंस जो बनाना है वो अछूतों के साथ और आदिवासियों के साथ, या जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मतलब उत्पीड़ितों की एकता का एक समझ भी बढ़ रहा है। लेकिन इसका प्रतिशत जो है वो उतना नहीं है जितना आरएसएस इन वर्गों को भ्रमित करने का काम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल ओबीसीज को ही आरएसएस इस्तेमाल कर रहा है। आरएसएस इस्तेमाल दलित युवाओं को भी कर रहा है और आदिवासी युवाओं को भी कर रहा है। सारे दंगा फसाद में आप देखेंगे तो सबसे आगे जिन लोगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। वो ब्राह्मण बनिया राजपूत तो अपने घर में बैठा है, वो लड़ता नहीं है कभी भी जाकर के। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ, वो आराम में है, वो अपना भविष्य बना। विकास दुबे जैसा गैंगस्टर का बेटा अमेरिका पढ़ रहा था। हाँ, वो एमबीबीएस कर रहा है। 500 करोड़ की संपत्ति खड़ा कर ली। भारत में कोई एससी एसटी ओबीसी का बदमाश नहीं हुआ जिसके पास 50 करोड़ की संपत्ति हो। आप 5 करोड़ बता दीजिए, 50 करोड़ 500 करोड़ बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ओबीसीज और एससी एसटी के बीच में जो दरार डालने का बड़ा परियोजना पर आरएसएस का काम है, उस साजिश को हमें समझना पड़ेगा। और ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो ब्राह्मण राष्ट्र थोपने की जो कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि कई सारी ओबीसीज की जातियां और कई सारी एससी की जातियां, मैं जातियां सब, धीरेन्द्र प्रताप जी मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मैं जातियों का नाम ले रहा हूं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम ओबीसी कह रहे हैं तो ओबीसी सारा नहीं, ओबीसी की कुछ जातियां हैं जो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रही है। वैसा का वैसा एससी में है, एससी की मार्केट की कुछ जातियां हैं जो पूरी तरीके से सांप्रदायिक ताकतों के साथ। ये गैर यादव, गैर जाटव जो फैलाया गया, शायद उस पर इशारा कर रहे हैं आप। बिल्कुल। उसके मूल में यही चीज है, क्योंकि जब आप जो समुदाय समझ करके बाहर हो जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है, फिर उसका आप बहिष्करण करना शुरू कर देते हैं, उसको एक तरफ करना शुरू। ये एक्सक्लूजन है इन समाजों का, ताकि उनके खिलाफ बाकी समाजों को इकट्ठा खड़ा करके और उनके बीच के मतभेदों को आप बढ़ा सके। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो समाज में मानसिकता है वो तो है ही है, ब्यूरोक्रेसी में जो गड़बड़ है वो है ही है, प्रशासन नहीं सुनता वो है ही है, लेकिन आरएसएस और भाजपा और दक्षिण पंथ की तमाम जो जातियां हैं, ये जो समूह हैं, ये सारे समूह बड़े पैमाने पे लगे हुए हैं। और भविष्य में एक और संघर्ष जो मुझे दिख रहा है, वो नोमैडिक कम्युनिटीज को तैयार किया जा रहा है, उनको मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ाने के लिए भी, और हम तमाम लोग जो घुमंतु समाज के लोग। जी, आरएसएस ने अपना घुमंतु वो का एक अलग पूरा एक काम शुरू किया है। और राजस्थान में जो 3 प्रांतों के ऊपर जो प्रांत प्रचारक थे, दुर्गादास, जिसको क्षत्रिय प्रचारक कहते हैं, उनको अखिल भारतीय घुमंतु कार्य का प्रमुख बनाया गया है अभी। और इस कोविड के दरमियान मैंने ये देखा कि अधिकांश घुमंतु बस्तियों में जाकर के राहत के सामग्री बांटने का काम आरएसएस ने सीधे तौर पे अपने हाथ में लिया, और वो जबरदस्त अपनी पैठ बना रहे हैं इनके बीच में। और ये हमारा एक बहुत बड़ा तबका है, पूरे देश में 600 के करीब समुदाय हैं जो घुमंतु हैं। और हम लोग एट्रोसिटी पर तो आगे भंवर साहब आप ही से शुरू करते हैं। क्या जमीनों का जो बंटवारा का मामला है, क्या उस पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि मेन जो रिसोर्सेज है, ओबीसी के पास तो थोड़ी बहुत जमीन है, मैं जानता हूँ स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है,
वो किसान जातियां हैं, जो जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, उनकी भागीदारी नहीं है। वो भी अब समझ रहे हैं, चाहे गुजरात के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे राजस्थान आपके हरियाणा के हो। क्या जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसमें बहुजन आंदोलन सटीक होगा। रंजन हमारे साथ फाइनली जुड़ गए हैं। भंवर साहब, आप ही से ये जमीन का जो आंदोलन है इसको शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि सारा खेल यही फंसा हुआ है। जो भारत माता की जय बोल रहा है वो सबसे ज्यादा जमीन का कारोबार कर रहा है। शहरों में उनका कब्जा है, बिजनेस पर उनका कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी में उनका कब्जा है। क्या आंदोलन, ये हमारे जो नेता है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो नए डिस्कोर्स की तरफ बढ़ सकती है? हम लोग इसको लिए कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम जमीन की लड़ाई शुरू करें, क्योंकि अंत में रिसोर्स की लड़ाई का ही मामला है। ये सारा संघर्ष रिसोर्स का है, और हमारी सारी लड़ाई अस्मिता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस अस्मिता की लड़ाई को, इस आइडेंटिटी का जो पूरा हमारा चल रहा है अब तक का, इस पहचान की राजनीति को हमें अस्तित्व की लड़ाई की तरफ ले जाना पड़ेगा। अस्तित्व की लड़ाई जब मैं कह रहा हूं, तब उसके पीछे वही बात है कि हमें जंगल, जमीन, जल के जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक हम जमीन का मामला नहीं उठाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे लोगों में जो मजबूती आनी चाहिए वो आएगी। तो जमीन का रंजन से मैं आप लोग का परिचय करवाता हूँ। रंजन यादव हैं, और मैं लगातार इनकी रिपोर्ट देख रहा हूँ। बिहार में शेड्यूल कास्ट की एक तमाम जातियां हैं जिनके पास जमीन नहीं है, खासकर मुसहर समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। रंजन, आपने जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, क्या लग रहा है अब तक इंदिरा आवास भी नहीं पहुंचा उन लोगों के यहाँ? क्योंकि मेरा 15-18 सालों से बिहार से बिल्कुल कनेक्शन कटा हुआ है। तो रंजन चूंकि लगातार, रंजन आवाज आ रही है मेरी? क्या लग रहा है सुनील, ये आप लोग, आपके संगठन में भी है, आप लोग हैं, क्या ये जमीनों वाला आंदोलन शुरू करेंगे आप? क्योंकि सारा खेल तो शहर में जो जमीन खरीद रहा है वही अमीर हो रहा है। यहाँ के बिजनेसमैन भी नट बोल्ट नहीं बना रहे हैं, वो पंखा कूलर भी नहीं बना रहे, वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से हमने ये मुहिम चालू कर दी है। हमारे रतलाम जिलाध्यक्ष भाई मोहन परिहार ने, जो भी जमीन उनको सरकार दिख रही गांव के अंदर, वो खुद जाते हैं वहां पे टेप, इंची टेप से पट्टा काट देते हैं बिल्कुल, और उनपे केसेस भी लगे। लेकिन हम लोगों ने ये रतलाम जो ट्राइबल क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे आदिवासी क्षेत्र है, वहां से हमने ये मुहिम चालू कर दी है। और हमने ये कह दिया है कि भाई ये जो जमीन है, यहाँ के जो गाँव के जो रसूखदार, जो जमींदार लोग, इनके पास तो एकड़ों में जमीन है, लेकिन गरीबों के पास नहीं है। तो हम उनको हम तो सरकारी जमीन की बात कर रहे हैं। तो वो सरकारी जमीन तो कम से कम दिया जा सकता है। ये तो सरकारी जमीन का मामला था ना, गुना वाला, किसी का तो संपत्ति थी नहीं। ये तो सरकारी जमीन के लिए हम लोग पट्टे काट रहे हैं वहीं पे जाके, मतलब प्रशासन की गैर अनुमति से, प्रशासन को बगैर बताए। चौंकाने वाली खबर बता रहा हूँ, बहुत शर्मनाक है। जैसे जो घुमंतु जाते, रंजन आवाज मिल रही है मेरी आपको? रंजन आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी पावर बैंक दे दीजिए। रंजन आवाज मिल रही है आपको? रंजन आवाज, हेलो? शायद रंजन से ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। भंवर वंशी जी, मैं बता रहा हूं, जैसे आप घुमंतु जातियां समझते हैं, मैं बिहार से हूं। वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, एक इंच जमीन नहीं है अपनी। नीतीश जी ने एक अभियान भी चलाया था कि इन लोगों को जमीन दी जाएगी, इंदिरा आवास दी जाएगी। क्या अपडेट है उसमें, रंजन बताएंगे अगर वो जुड़ते हैं तो। रंजन आवाज मिल रही है मेरी आपको? ठीक है, आप ठीक है रंजन? आवाज, रंजन आपने अभी 2 दिन पहले वीडियो तस्वीरें शेयर की थी फेसबुक पर, जो शेड्यूल कास्ट के वहां जातियां हैं, जिसको वहां उन्होंने, नीतीश जी ने महादलित में डाल रखा है। क्या उनमें कुछ अपडेट है? कुछ सरकारी जमीन मिल पाई है, घर बना पा रहे हैं वो लोग, इंदिरा आवास मिल पा रहा है? नहीं, वहां पे असल बात यह है कि इस्लामपुर नगर पंचायत में वहां पे मुसहर जाति के लोग हैं, सब 2 है टोटल। ये शेड्यूल कास्ट में ही आते हैं ये? हाँ, वो शेड्यूल कास्ट के ही हैं। 200 घर हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि उनका घर जो है तोड़ा जा रहा है, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर मैंने यहाँ के स्थानीय राजद नेता श्री महेंद्र सिंह यादव जी से संपर्क किया। उनसे मैंने कहा कि ऐसे किसी का घर कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर तोड़ा जा रहा है, विकास के नाम पे नहर बनाए जा रहे हैं या जो कुछ किया जा रहा है, तो पहले इनको घर की व्यवस्था किया जाए। तो इस पे इन्होंने संज्ञान लिया, और सीओ वीडियो वगैरह जो अधिकारी थे आए, और वो सीधे कहा कि अब सरकार का प्रोग्राम है तो टूटेगा ही। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे तोड़ दीजिएगा? तोड़ रहे हैं तो इनको जगह देना पड़ेगा के लिए। महेंद्र जी से अधिकारी ने कहा कि आपके पास जगह बहुत सारा है, आप जगह दे दीजिए। तो एक व्यक्ति जगह कैसे दे सकता है? तो फिर अधिकारी ने कहा कि आप एक जगह चयनित करके हमको दे दीजिए।
तो हम लोगों ने कहा कि जगह चयन करना काम सरकार का है, पब्लिक कैसे करेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जगह बताइए। तो महेंद्र जी ने अपने लोगों से, कुछ लोगों से बात किया और उसके बाद नदी किनारे जहाँ पे जो सड़क बना है और बगल में नदी है, उसके पीछे सरकारी जमीन है, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि 32 एकड़ के करीब जमीन है। तो वहां पे उन लोगों को बसाने का काम किया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि बरसात है, आप सुबह आप फोटो देखे होंगे, आप कहेंगे तो मतलब सुबह हम लाइव आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और पूर्व में आया भी था। तो उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, ऐसे टेंट गिराए हैं। और उनसे जब मैंने बात किया तो तकलीफ ये पता चला कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोरोना में कोई काम नहीं है, एक आदमी पास रोजगार नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, घर तोड़ दिया गया। बताइए कैसे रहेंगे वो कहाँ से तिरपाल। रंजन एक बात बताइए, हम लोग तमाम लोग हैं, हम पत्रकारिता करते हैं, आप भी पत्रकारिता करते हैं, महेंद्र विजय चला रहे हैं ओबीसी महासभा, सुनील है, लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, वो भी उसी तरह की राजनीति है, हम लोग को ये जमीन वाला जो मामला है, और खासकर ओबीसी के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास तो जमीन भी नहीं है, कोई ओबीसी बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, वो किसान जातियां हैं। क्या ओबीसी सहमत होगा कि हम लोग को जमीन, जो जमीन सरकारी है उनको, जो जमीन कम से कम सरकारी है वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, जिनके पास घर के लिए भी जमीन नहीं है? ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और आप तमाम सोशल एक्टिविस्ट, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, आप धीरेन्द्र यूपी से हैं, भंवर साहब हैं, ये एक बड़ा कैंपेन हो सकता है, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगी, लोग रहने के लिए नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, ये बात सच है कि हमें जमीन की ही लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी आज के समय में। हाँ, विजय भाई क्या लगता है, कोई तकलीफ हो सकती है इस आंदोलन में? क्या करना, जमीन तो हम सिर्फ भाई भाई कैसे बोलेंगे, हमें अपने हिस्से की चीजें तो देनी पड़ेंगी ना, हमें उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना पड़ेगा ना। देखिए शंभू भाई, मैं भंवर साहब को भी सुन रहा था, सभी साथियों को सुन रहा था। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का जो नारा बहुत पुराना है, और जिसको लेकर ओबीसी अभी इस मुहिम पे कभी शामिल नहीं हुआ है। अभी मैं जैसे भंवर जी बात कर रहे थे, कुछ जातियां ओबीसी की हैं जो प्रताड़ित करती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है कि ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं जो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड में आती है। लेकिन शोषक और शोषित की जो परिभाषा है पिछड़े वर्ग पे भी लागू होती है, SC ST में भी लागू होती है, वो हर समाज के हर पहलू पे लागू होती है कि शोषण कौन लोग करने वाले हैं। कई बार ओबीसी के अंदर भी ओबीसी के बहुत सारे लोगों का शोषण होता है। तो जो सरकारी जमीन का जो मामला है, जो अनबैलेंसिंग सिस्टम है, जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, वहां तो उनके पास कुछ खाने तक की व्यवस्था नहीं है, उनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश के अंदर और देश के हर स्टेट के अंदर बहुत सारे मामले हैं जिन पर FIR तक आज तक नहीं हुई है, वो मार दिए गए, सूचनाएं निकाली गई। SC ST के मामले में तो उनके कर्मचारी अधिकारी बहुत जागरूक हैं। आज हम लोग ओबीसी महासभा बना के लगभग 15 राज्यों में काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो ओबीसी जो है, जो अपने आप को धार्मिक रूप से क्षत्रिय मानता है, ठाकुर मानता है, वो अपने आप को पहले ओबीसी माने। इसीलिए हम लोगों ने ओबीसी विजय कुमार, ओबीसी महेंद्र, ये टाइटल को यूज किया। तो पहली नर्सरी क्लास में हम उनको पहले ओबीसी समझा पाए। और ये जो सरकारी जमीन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं दूसरी और सेकंड क्लास का है। अभी उनका क्या कि सरकारी जमीन, ये जमीन के मूल हकदार हैं, या इस देश के जो राजा रहे हैं, वो रजवाड़े रहे हैं, वो ओबीसी और SC ST के लोग रहे हैं। तो जमीन जो है। रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजन बताइए। शंभू जी देखिए, जो मतलब ये बोलते हैं ना कि ओबीसी जागरूक नहीं है, SC ST जागरूक है और ये सब चीजें, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। जो SC ST को जागरूक जितना आप लोग बोल रहे हैं ना, वो साहित्यिक रूप से जागरूक है। बिहार में आकर देखे, मुसहर समाज की स्थिति इतनी खराब है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप उनसे जाकर पूछिए तो पता चलेगा, पूछिएगा कि भीमराव अम्बेडकर कौन है, वो नाम जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि मतलब क्या काम है, हमारे क्या अधिकार है, क्या मिलना चाहिए। मैं उनसे मिला हूँ, वो बिल्कुल डरे हुए थे। उनको जैसे लगता है कि सरकार ने आदेश दे दिया कि घर टूट जाएगा तो टूट जाएगा। वो मानते हैं कि हम मनुष्य ही नहीं है, वो अपने को तो मानते ही हम कुछ हैं। तो ये सब कहने की बात है कि कौन जागरूक है, नहीं जागरूक है। सबसे खराब स्थिति बिहार में मुसहर और डोम जाति की ही है, और वो किसी भी साहित्य, किसी भी चेतना से बिल्कुल अलग है। उनसे किसी तरह का कोई जनसंपर्क नहीं है, और कोई भी जाए कुछ उनको मतलब नहीं है, और कोई काम भी नहीं करता है। सिर्फ वो वोट के नाम पे वोट दे दिया, किसको दे दिया ये भी नहीं पता है। वो जो अगल बगल जो उनके लोग
वो प्रभावित होते हैं, उन्हीं के आधार पर वोट भी देते हैं। कभी भी मुसहर समाज के जो बिहार का चिंतन है, चाहे वो दलित साहित्य के द्वारा हो या ओबीसी साहित्य के द्वारा हो या कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, मार्क्सवादी हो, कुछ भी हो, कभी भी उनके चिंतन में ये वर्ग शामिल रहा है, लेकिन उनका जो अहित है इस पर कभी भी फोकस करने की बात नहीं की गई है। किसी भी अब मुसहर के गांव में जाइए, एक गलती से मैट्रिक पास लड़का नहीं मिल सकता है आपको, ये स्थिति है। आप कहेंगे जागरूक है, जागरूक, ये कौन तरह की जागरूकता है भाई कि 70 साल देश को संविधान मिले हुए हो गया और पूरे गांव में एक मैट्रिक पास लड़का नहीं है। मैं आपको मिलवा दूंगा। आप चलिए पटना से सटा हुआ नौबतपुर है, वहां पे बहुत सारे टोले आपको मुसहरों को मिलेंगे, एक लड़का नहीं है। माझी जी के रिसर्च की वजह से लोग समझ रहे होंगे कि मैं समझ रहा हूँ रंजन, मैं उसी समाज से। मैं धीरेन्द्र आवाज सुन रहे। भंवर साहब क्या लग रहा है, मतलब हम लोग के पास इतनी समस्याएं हैं, मतलब बस वही मैं कहाँ से शुरू करना चाहिए। एक सोशल तो चेंज हमें करना पड़ेगा, सोशल अलायंस तो हमें पॉलिटिकली करना पड़ेगा, वो तो हम समझ रहे हैं। ये जो हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको लेकर मतलब कुछ कॉन्क्रीट क्या करने की जरूरत है। घर वाला मसला तो पहले सुलझे। हमारे लोगों के पास तो घर ही नहीं है, और उसमें शेड्यूल का सबसे बड़ा विक्टिम है, ट्राइबल सबसे बड़ा विक्टिम है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं शंभू जी कि लड़ाई के अब हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। और चूंकि अब तक का हमारा पूरा संघर्ष सामाजिक बराबरी का रहा है, और इसमें हम भूल गए कि बाबा साहब ने जब कहा था कि राजनीतिक बराबरी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ये जो आर्थिक गैर बराबरी वाला जो इश्यू था उसको हमने टच ही नहीं किया। और अब वो समय है जब हमको सामाजिक गैर बराबरी के साथ साथ जो आर्थिक गैर बराबरी, जिसमें रिसोर्स की पूरी बात है, उसमें जमीन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और वो जमीन, घर के लिए भी जमीन, खेत के लिए भी जमीन, और आपके व्यवसाय के लिए भी जमीन। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको शहर में कोई भूखंड मिलना चाहिए। आपको बहुत सारी जातियां हैं। मैं रंजन भाई की बात से सहमत हूं। मैंने बिहार के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया जहां पर मैं खास तौर पे मुसहर समुदाय के साथियों के बीच में ही रहा, पूर्वांचल में भी रहा, इधर आपके उत्तर प्रदेश में भी देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जैसे जिलों में भी गया जहां मुसहर समुदाय की बहुत बुरी स्थिति है। मैं अपने गांव में जहां रहता हूं, जहां से अभी मैं लाइव कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द के 200 ईंट भट्टों पे सबसे ज्यादा जो मजदूर आते हैं वो मुसहर कम्युनिटी के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो मैं महसूस करता हूं कि सबसे रिसोर्स लेस अगर कोई कम्युनिटी है तो वो मुसहर समुदाय के लोग हैं। ऐसे ही घुमंतु समुदाय के लोग हैं, ऐसे ही दलित और ऐसे ही ओबीसी की भी कई जातियां हैं जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, उनके पास भी कुछ भी नहीं है, जगह नहीं है। तो अगर हम जमीन की लड़ाई से इसको शुरू करें, क्योंकि देखिए भाषण की बात एक अलग चीज है, आदर्शों में, भाषणों में बहुत चीजें कह देंगे हम, लेकिन हकीकत में कहीं से तो कोई प्रस्थान बिंदु बनाना पड़ेगा, और वो प्रस्थान बिंदु जमीन की लड़ाई हो सकता है। क्योंकि भूमि सुधार और भूमि वितरण का जो भूमि का जो न्यायपूर्ण वितरण की बात थी वो एजेंडे से बाहर हो गया है। अच्छा रंजन, आपने कभी कोई सवर्ण समाज का आदमी देखा है? वो गरीब हो सकता है लेकिन उसके पास घर भी बनाने के लिए ना हो। स्वर्ण समाज का? हाँ नहीं, हमने देखा है गरीब हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको रोड पे हम सोते हुए कुत्ते के साथ नहीं देखे हैं किसी भी अपर कास्ट को। मतलब जमीन तो कम से कम होता है, उनके पास अपने घर की जमीन होती है। हाँ, जो सुबह मैंने फोटो डाला था फेसबुक पे, सुबह मैं टहलने जाता हूँ तो वहां पे मैंने देखा कि बगल में कुत्ता भी सो रहा है, आदमी भी सो रहा है, और बिल्कुल वो घूमने वाली जगह है जहाँ से आपका स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी ट्रक और बस भी जाते हैं उस रास्ते से, उसी पे वो सोया था व्यक्ति, बगल में कुत्ता भी। अब जीवंत वो चीजें आप देख सकते हैं जाकर। अगर किसी को ऐसा लगता है विजय, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर साहब, कांसीराम साहब का जो विजन था, वो जो नारा था, जो गढ़ा होगा उन्होंने, दम है। और हमें लगता है आप लोग, चूंकि आप लोगों से इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप ही लोग लगातार सड़कों पर काम कर रहे हैं, इसमें कुछ दम लगता है। ये नारा फिर से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि पहली समस्या तो घर की है। जब घर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये कोरोना लॉकडाउन में ये बात साबित हो गई है कि जितने भी करोड़ों लोग, भले ही मुंबई हो, दिल्ली हो या अहमदाबाद हो या देश के किसी भी बड़े महानगरों से निकले हैं, यदि उनके पास में जमीन होती, यदि उनके पास जमीन होती तो शायद वो वापस लौट के नहीं आते। तो ये बात सही है कि जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी है, इस नारे पे काम सबको मिलकर करना चाहिए। खासकर जो वंचित लोग हैं, जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ओबीसी के अंदर भी बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत कुछ है। बहुत सारे मैं गुजरात में हजारों ओबीसी की जातियां जानता हूँ जो ट्रकों पर चल के बत्ती उठाने जाते हैं। मैं
मैं वंचित समाज की बात कर रहा हूँ, जो ऑपरेस कम्युनिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनको जमीन नहीं है। अगर सवर्ण में भी कोई जमीन, जिसके पास घर नहीं, उनको भी मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। धीरेन्द्र, क्या ये मानवर साहब जो कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस देश में जिनके पास जमीन नहीं है उसको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? देखिए भैया, एक बात तो मैं पहले बता दूं, भाई साहब ने कहा कि बिहार में जो मुसहर बिरादरी वो बिल्कुल जागरूक नहीं है और मुश्किल से खोजने पर 100-200 में एक मैट्रिक पास लड़का मिलेगा। भाई साहब, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनके तक शिक्षा नहीं पहुंची, साहित्य नहीं पहुंचा है, इस नाते उनके पास जागरूकता का अभाव है। ओबीसी के पास पढ़ने का मौका है, इंटरनेट है, किताबें, व्यवस्था, सब कुछ है। कुशवाहा, बाबू जगदीश कुशवाहा को नहीं पढ़ रहा है। यादव ललई सिंह यादव को कुलद्रोही बता रहा है। सैनी समाज फुले जी को उनके पास सारी व्यवस्थाएं, उसके बाद वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं जागरूक होना चाहते हैं। उनको हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हिस्सा बना रहने में ही मजा आता है। तो जागरूकता किसमें है किसमें नहीं है, थोड़ा इस पैमाने से भी नाप लीजिए। दूसरी बात, आप आज कह रहे हैं कि जमीनों की लड़ाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जमीनों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो ही आप जमीनों की लड़ाई को तूल पकड़ाएंगे तब तक आपके आरक्षण पर हमला कर दिया जाएगा, या किसी फंडामेंटल राइट को खत्म करने की बात शुरू कर दी जाएगी, या कोई ना कोई बहुत विकट परिस्थिति। आप जितने मुद्दों पर बात करेंगे भंवर साहब, हमेशा एक नया मुद्दा आता। सुनील, जो चुनाव है आपके यहाँ, जो वहां हुआ है, रंजन हंस रहे। रंजन, बात में तो दम है। आप लोग तो पढ़ने, हम लोग तो पढ़ने लिखने के बाद भी बस अपने हक अधिकार की बात नहीं समझ रहे हैं। आपके तो साहू, फूले, पेरियार सब उसी समाज से हैं, जगदेव बाबू उसी, लालू यादव उसी समाज से हैं। उसके बाद भी ये स्थिति है ओबीसी के लोग। मैं अपने गांव का देख रहा था कि सबसे ज्यादा उनको रोकना चाहता हूँ। एक मिनट समूह भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो लालू यादव को सामाजिक न्याय का नेता मानते हैं? लालू यादव जी ने आंदोलन किया, यादव लोगों को मजबूत बनाया, लेकिन सांस्कृतिक विरासत से क्या किया, कौन सा आंदोलन किया, बताइए। आप उनको नेता मानते हैं सामाजिक न्याय का? बिहार बौद्धिस्टों के नाम से जाना जाता था। इधर उधर बात नहीं, आप सामाजिक न्याय का नेता उन्हें मानते हैं? तेजस्वी यादव से असहमत हो सकते हैं उनके कर्मकांड से, लेकिन लालू यादव ने बहुत काम किया है इन तमाम बदलावों के लिए। मैं कहा कि काम नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत जो खड़ी होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी चूक। एक लाइन में आप नेता मानते हैं सामाजिक न्याय का नेता लालू यादव जी को? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, तो देखिए, दरअसल बात यह है कि हम अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं समाजवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में, झूलते पेंडुलम के बीच में। यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि ओबीसी समाज का वह वर्ग जो शुरू से ही आर्थिक रूप से सबल रहे हैं, सामाजिक रूप से सबल रहे हैं, उन्हें आप कहेंगे कि दलित साहित्य जैसी जो चीजें, दलित चेतना में जो अवधारणा है हमारी, उससे वो करे तो नहीं विश्वास करेगा, नहीं मान सकता है। आप किसी भी यादव से कहेंगे कि भगवान कृष्ण को गाली दो तो नहीं मानेगा। की पूजा कराते हैं, कलेवा पहनते हैं, बड़ा बड़ा कंठी माला लगा के अभी जेल में भी बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें कैसे आई, आप समझ सकते हैं। इसकी चेतना में और इसकी अवचेतन में और इसका साहित्य विकास में, इसके तमाम चीजों में आप ढूंढेंगे तो आप अंतर पाएंगे। दलित चेतना, ओबीसी चेतना, समाजवादी चेतना, लोहियावादी चेतना। आप देखिए, लोहिया को सबसे बड़ा नेता मानता है समाजवादी व्यक्ति, लेकिन वही लोहिया जी है जो राम मंडली और राम थे, लेकिन भीम चेतना में ये बातें नहीं आती है।
ये भीमराव अंबेडकर की चेतना में ये चीजें नहीं आएगी और ना ही त्रिवेणी संघ में आएगा। तो अंतर समझ सकते हैं और इसके लिए कोई जिद नहीं है। जो गरीब है, शोषित है, उसके लिए आवाज उठाइए। आप जिद मत कीजिए कि लालू यादव जो है ऐसा क्यों करते हैं। अगर वे करते हैं तो उनका एक सामाजिक परिवेश है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका एक अपना सामाजिक परिवेश है। हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण को गाली दो, ये बिहार में किसी भी यादव समाज का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करे। आप आंदोलनों से दूर होते जाएंगे, आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपका अपना जो है मतलब ये दलित चेतना का जो है अपना, मैंने बहुत अध्ययन किया इस बारे में और मैंने पाया कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि जो दलित समाज के साथ जो मंदिरों में उनको घुसने नहीं दिया गया है तो ओबीसी भी इस चीज को माने, और खास करके यादव, कुर्मी या कोयरी वर्ग इस चीज को नहीं मानेगा। मैं बेतिया में गया था, मैं वहां देख रहा था कि रामनवमी पे बड़े बड़े जुलूस निकाले थे जिसमें कुशवाहा समाज के लोग भरे पूरे हुए थे, और अगले दिन मैंने देखा कि वही लोग जो है तेजस्वी जी लेकिन अर्जुन, रंजन वास्तविकता क्या है? सुनिए, वास्तविकता क्या है? क्या ओबीसी ये जो जातियां जिसका नाम ये शूद्र नहीं था, क्या किसी मंदिर में पुजारी है, भागीदारी है इनकी मीडिया, जुडिशियरी? चलिए राम मंदिर में पूरा बात फैक्चुअल आपको बात तो रंजन करनी पड़ेगी। क्या हमारे बाप दादा शेड्यूल कास्ट के लोग भी मंदिर जा रहे हैं? मैं बरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ फैक्चुअल क्या है? फैक्चुअल तो यही है ना कि आप शूद्र थे और आप मंदिर जा सकते हैं, आप मंदिर में ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं भाई। क्या मंदिर में एंट्री करने की क्या जरूरत है? क्या करेंगे? ओबीसी के लोग मंदिर में पुजारी हो सकते हैं क्या? ट्रस्टी हो सकते हैं क्या? राम मंदिर में आपको भागदार, पद्मनाभ मंदिर का जो है वो दे दिया गया है ब्राह्मण समाज को। क्या मैं इस पर बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा था हम तमाम बच्चे जो हम लोग सामने आज बैठे हैं वो सामाजिक रूप से कम जागरूक हैं और हमारी बात इस देश के 90% लोग सुनते हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ भंवर साहब कि क्या समय आ गया है कि जो जमीन सरकारी है वो शोषित वंचित समाज के लोग के हक की, ये नया एजेंडा हो सकता है, इस पर बढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए शंभू जी। मेरा ये मानना है कि जो जमीन सरकारी है वो निश्चित रूप से हमारी है, क्योंकि अगर हमारा कोई हक नहीं है इस देश में तो कैसे आप तय करेंगे? इसलिए अगर 1 इंच जमीन ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाइए और नमस्ते सदा वत्सले भारत माता की जय बोलिए, ये माता जिसमें हमारा पांव रखने की जमीन नहीं है उसको कैसे हम वंदे मातरम करेंगे? तो हमें जमीन चाहिए, ठिकाना चाहिए। रंजन बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमने भी उनके बीच में नारा उस दिन दिलवाया था, आज से 20-25 दिन पहले हो गया था, और उनको बसाने का भी काम किया गया। वो महेंद्र जी इसमें लगे थे और मुझे अच्छा लगा कि ये चीजें जल्दी में हो गई। लेकिन ये सिर्फ कहने से ही हो जाएगा क्या? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं वही बात हम लोग कर रहे हैं। क्या हम लोग रंजन शंभू जी, मैं एक उदाहरण रंजन भाई आपको देना चाहता हूँ। सुनील भाई मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप सरकारी देखिए किसी की व्यक्तिगत जमीन पर हम लड़ाई लड़ेंगे तो शायद हम नहीं सक्सेस होंगे, लेकिन जो सार्वजनिक जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो जमीन है सार्वजनिक, जो यार बात सुन लो रंजन भाई, आपने जब बोला तो हम चिल्लाए नहीं, आपको बात सुनने का भी वो बनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने भीलवाड़ा में घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए पूरी एक कॉलोनी बनाई और उसमें 1032 परिवारों के लिए फ्री में पूरे पट्टे दिलवाए निःशुल्क। और इसके अलावा कई अलग अलग ग्राम पंचायतों के लिए एक आदेश निकलवाया कि जहां भी भूमिहीन घुमंतु दलित और आदिवासी रहते हैं उनको सरकारी जमीन दी जाए, और ये राजस्थान में काफी बड़े पैमाने पर लागू हुआ है। तो आप कर सकते हैं। और सुनील भाई और विजय भाई मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश का जो दलित मैनिफेस्टो बना और उसमें सरकारी जमीनें खरीद करके दलितों को देने का प्रावधान किया गया था, और कुछ जमीनें ऐसी दी भी गई थी। तो मैं ये मानता हूं कि जमीन सरकारी तौर पर जो पड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश बिहार में सरकारी जमीन नहीं है, ये भी एक बात है, कॉमन लैंड वहां नहीं है, तो एक बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जहां पर है वहां पर हमें ये अभियान छेड़ना चाहिए कि हमें अपना हक चाहिए, अपने लिए जमीन चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में अभी राज्य मंत्री बनाए गए हैं इंदर सिंह परमार। हाँ। उस गांव के अंदर शमशान घाट जमीन नहीं है। अभी हाल ही के मंत्री बनाए उनके गांव में शमशान घाट, मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी जहां पर चद्दर ऊपर बारिश हो रही है और चद्दर रख के
उनके परिजन अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं बॉडी को। तो ये स्थिति इस प्रकार की, इन लोगों ने सारी जमीन पटवारी तहसीलदार से मिलकर अपने नाम करवा ली गई है। मैं कह दूं आपसे कि जब हम सरकारी जमीन पे कब्जा करने जाते हैं, 2003 में मध्य प्रदेश में पट्टे दिए थे, अभी तक लगभग 17-18 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन उनको अभी तक उन पट्टों पर कब्जा नहीं मिला है। अभी भी वो लोग वही अभियान, उसी का अभियान छेड़ दीजिए। जो 18 साल से कब्जा नहीं मिला है उनका सारा तथ्यात्मक आंकड़ा निकाल करके उसी अभियान को छेड़ दीजिए कि उनको कब्जा मिला है। तो क्या लग रहा है आपको, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है? चूंकि कोरोना है, अब इस देश की जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब कोई नट बोल्ट नहीं बना रही है, वो कोई ओनिडा हो, गोदरेज हो, सब वो सिर्फ जमीन पर कब्जा कर रही है और समाज से बन के आ रहे हैं। होना चाहिए। क्या ये जो सरकारी है वो जमीन आजाद हुआ था, देश, मैं क्या कह रहा हूँ, देश एक साथ आजाद हुआ था, तो ऐसा कौन सा काम सवर्णों ने कर लिया कि उनके पास 400-400 एकड़ खेत है, और ऐसा कौन सा से चूक गए दलित और बहुजन समाज के विनाश का जो कानून है वो ठीक से अनुपालन नहीं हुआ है, न यूपी में हुआ, न बिहार में हुआ है। इस कानून को फिर से बनाया जाना चाहिए और सरकारी नहीं प्राइवेट जमीनों को भी बराबरी से बंटना चाहिए। यूपी में तो सरकारी जमीन है ही नहीं है, और जो सरकारी जमीन के नाम पर जो बचा हुआ है वो बंजर है, उसमें कोई खेती वगैरह नहीं हो सकती है। सारी अच्छी जमीनों पर इनका कब्जा है, तो इन प्राइवेट जमीनों का भी बराबरी से बंटवारा होना चाहिए। और इसके लिए जो आप लोग कह रहे हैं कि जातिवाद और ये इस पे आंदोलन करना, उस पे आंदोलन करना, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान परिवेश ऐसा है कि हम पानी में घुस करके मगरमच्छ से लड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म की ब्राह्मणी संस्कृति में रह करके जातिवाद के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करना होगा। हम अपने श्रवण कल्चर को क्यों नहीं याद कर रहे हैं और उसको स्थापित करने की कवायद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, खुलकर विजय आपके पास तो बड़ा संगठन है, कम से कम जो जमीन सरकार, ओबीसी के पास जमीन नहीं है। मैं किसान जातियों की भी स्थिति जानता हूं, उनका भी सोशल बैकवर्डनेस है। नहीं, प्राइवेट जमीनों पर भी बराबरी। विजय, क्या लग रहा है, चूंकि अब तो सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, रहने के लिए जिसके पास घर है वही बचेगा, और मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास घर ही नहीं है, अपनी जमीन ही नहीं है। क्या जिम्मेदारी, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? किसान कौन किसान नहीं कर रहा है, उनके घर में नौकरी है, बिजनेस है। किसानी तो मजदूर करता है जिसके पास कोई जमीन नहीं है। विजय बताइए, धीरेन्द्र की आवाज कम आ रही है। विजय, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है ये। शंभू भाई, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस पूरे आंदोलन से, और ओबीसी समाज को अब इस मुहिम पर लग जाना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि अभी मंडल कमीशन का 27% घर की बात कर रहे हैं, जिनके पास घर है, घरों का पट्टा नहीं उनके पास। धीरेन्द्र भाई, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं भी कुछ बात कर लूं यहाँ पर। मेरा ये कहना था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस मुहिम को अब ओबीसी समाज को भी लगना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो थोड़ा किसान है वो ओबीसी वर्ग से आता है, जो कर्मगार जातियां हैं वो ओबीसी वर्ग से आती हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक कानून अभी पास किया उन्होंने कृषि को लेकर, खासकर कि जिसके पास भी जमीन है वो अब आने वाले भविष्य में कॉर्पोरेट्स को वो दे देंगे लीज पर, और वही किसान उनके यहाँ पर नौकरों के रूप में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे किसी न किसी रूप में कॉर्पोरेट्स की और जनरल क्लास के लोगों की ये जमीन के ऊपर उनकी नजर है। ये बात सही है, मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने आजादी के बाद से जब काम हो रहा था तो 400 एकड़ की जमीन कहाँ से इकट्ठी हुई? हमारे लोगों को कर्ज दे के हमारे लोगों पर उनको कब्जा करने का काम किया जाता है। अब सरकारी जमीन के ऊपर बड़े बड़े एनजीओ के नाम पे, गौशाला के नाम पर सामान्य वर्ग के लोग वहां पर बाकायदा कब्जा जमा रहे हैं। आज ये मुहिम को हमें शामिल आज किया, मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूँ शंभू भाई को और सभी साथियों को कि इस मुहिम में ओबीसी समाज के लोगों को भी आना चाहिए। लेकिन मेरा ये मसला इसलिए थोड़ा सा गंभीर है कि ओबीसी समाज पहले अपने आप को ओबीसी नहीं मान रहा था। हम ओबीसी को थोड़ा ओबीसी बना पाए हैं क्योंकि उनको क्या लगता है कि आरक्षण जो है वो बार बार हमारे मुद्दों से भटकाने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया खड़ा कर देते हैं। कभी कभी वो हमें SC/ST को आपस में उलझा देते हैं, कभी वो आरक्षण के ऊपर ओबीसी क्रिमिनल की बात को लगा देते हैं। तो जैसे मंडल के टाइम में कमंडल की यात्रा चला दी गई, तो हर बार ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए
संघ या जो मनवादी व्यवस्था है, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो आपको हर बार डाइवर्ट करते हैं। हमारे जैसे और भी साथियों को इस मुहिम में एकता लानी पड़ेगी कि सरकारी जमीन पे हमारा जो वंचित समाज है, हमारा जो बेघर समाज है, कोरोना लॉकडाउन के सामने सब कुछ साफ साफ स्पष्ट हो चुका क्या है। रंजन इस पर बात हो सकती है? नीतीश जी ने कहा था सबको जमीन मिलेगी, जिसके पास भी जमीन नहीं है बियॉन्ड द कास्ट लाइन, जब आरक्षण भी बियॉन्ड द कास्ट लाइन मिल रहा है तो सबके लिए एक आंदोलन नहीं चल सकता कि जो सरकारी, जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, कम से कम उनको तो दिया जाए? चलाना चाहिए। देखिए, सरकार का ही आंकड़ा है कि 54% एससी के पास जमीन नहीं है, ठीक है, और 46% एसटी के पास जमीन नहीं है, मतलब भूमिहीन है। 0% मतलब घर भी नहीं है इनके पास। ये सरकार का आंकड़ा है। सच्चाई क्या है, इससे ज्यादा भयानक होगा। और ये कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, गरमजरुआ जमीन का नाम सुन रखे हैं। ये आपके नालंदा में ही जो है 700 एकड़ जो है, 583 एकड़ जो है सिर्फ गरमजरुआ जमीन है। बाकी और अन्य सरकारी जमीन सोच लीजिए कितना है। हाँ उन्होंने, आपने अच्छा कर दिया भंवर साहब। क्या राजस्थान में क्या स्थिति है? सब लोग के पास जमीन है या वहां भी यही स्थिति है? राजस्थान में थोड़ी परिस्थिति अलग है, क्योंकि यहाँ पर दलित कम्युनिटी के काफी सारे समुदायों के पास जमीनें हैं, लेकिन यहाँ पर भी वाल्मीकि समुदाय और जो घुमंतु समुदाय है वो टोटली लैंडलेस है। और स्थिति कई जगहों पे ऐसी है, खासतौर पे घुमंतुओं में जो कालबेलिया कम्युनिटी है, कंजर नट, इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं, उनके पास शमशान की जमीन भी नहीं है। और ऐसे घर भी हमने देखे जहां जिंदा और मुर्दा लोग एक ही जगह पर रहते हैं। जहां पर मुर्दे गड़े हुए हैं वहीं पर उन्होंने अपने ऊपर तंबू लगा करके वो लोग रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां भी है। और कई बार लोग जब मर जाते हैं और सार्वजनिक जमीनों पर उनको गाड़ते हैं तो उनको गांव वाले आकर के उनकी लाशों को निकाल लेते हैं, जेसीबी मशीन लगा करके फेंक देते हैं। ऐसे भी केसेज आ रहे हैं। तो परिस्थितियां काफी विपरीत हैं और विकट हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी भूमिहीन है, वो चाहे दलित है, आदिवासी है, भूमिहीन है, पिछड़ा है, और चाहे घुमंतु कोई भी हो, हाँ। उन चाहे उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही क्यों नहीं हो, उन सबके लिए जमीन की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मतलब हम किसी देश को देश तभी कहेंगे ना जब हमारा रहने का इंतजाम कम से कम वो देश के हुक्मरान करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुनील, ये आप अपने पार्टी प्रमुख को बोलेंगे इस बात पर भी चर्चा हो? नहीं, बिल्कुल। ये माननीय कांसीराम साहब का प्रमुख नारा है कि जो जमीन सरकारी वो हमारी है, और आर्य समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब के आदर्शों पे काम करने वाली है। तो हम इस चीज को बुलंद करेंगे। लेकिन एक बात और कहूंगा आपसे, हमें जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, इस नारे को लेकर हमें हमारी जो जनता है, हमारे जो दलित, ओबीसी, एसटी कम्युनिटी जो लोग है, उनको मेंटली प्रिपेयर तैयार करना पड़ेगा हमें। क्योंकि जब हम जाते हैं वहां पर तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी मिलेगी, सरकार के लोग आपको रोकने के लिए आएंगे, पुलिस आएंगी, तो हमें उन सब चीजों के लिए इनको तैयार करना पड़ेगा। और मैं लॉकडाउन में ओम पर आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, मैं चाहता हूँ 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। अब आप मैं मान्यवर साहब कितने बड़े विजनरी थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आप सबने सुनी है, लेकिन मुझे लगता है जरूरी है जो ऊना में, मैं चाहता हूँ कि ये सब बहस आपको टीवी अखबार में नहीं मिलेगा और आप तमाम लोगों को लगता होगा कि हम लोग इस पर बैठ के क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 40 लाख लोग जो है नेशनल दस्तक से जुड़े हुए हैं और 100 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप। और आप यकीन मानिए मुझे ताकत मिलती है जब कोई ठेला वाला, कोई खोमचा वाला, कोई राज मिस्त्री हमें फोन करके कहता है कि शंभू भाई हम नेशनल दस्तक देखते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने समाज के उन तमाम मुद्दों पर, इस देश के उन तमाम बातों पर जिसमें मिर्च मसाला नहीं है, जो आपको खबर जैसा लगता नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत अहम है और हो सकता है कि हजारों लोग की विचारधारा इसे बदले। और इसलिए मैं वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो वो कविता है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर देश। बताइए, कहीं तो वो लिख देते कुर्मी कोयरी कहार कुशवाहा। इसका मतलब है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया है, ये ऑपरेट समाज की सोसाइटी है, संसाधन विहीन समाज है। और अब तो कोरोना जैसे महाकाल मतलब महामारी में इनके पास रहने का ठिकाना। रंजन, क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जो पलायन हुआ होगा उसमें 90% से ज्यादा बहुजन समाज के ही लोग होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी अगर टर्म्स की बात करें, और यही वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है।
देखिए स्थिति शंभू भाई कि मतलब हमको कहना पड़ता है बड़े दुख के साथ कि वे तमाम लोगों के पास 1 महीना का भी पैसा नहीं था ज्यादा कि वो अपने घर से बाहर रह सके बिना नौकरी के, बिना मजदूरी के। 1 महीना उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था। सोचिए कितना खतरनाक स्थिति है। लोग कहता है कि घर से बाहर निकला तो नौकरी किया। पता है ये जो कोरोना में जब पलायन हुआ है, किसी देश के विभाजन से भी बड़ा पलायन है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी, जो इधर से गए थे उधर, उधर से जो गया था उधर, सोच रहे थे कि हम मतलब बेहतर जगह पे जाएंगे। वहां भी 200 वर्ग गज की सरकारों ने जमीन दी। अच्छी बात है, जो पाकिस्तान से भारत में आए उनको जमीनें मिली हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि जो भारत के लोग हैं उनके पास आज भी जमीन नहीं है। ये सबके कम से कम सरकार घर तो दे, ताकि उससे ज्यादा खतरनाक कोरोना का पलायन है। यहाँ तो लोग ये सिर्फ इसलिए घर पे आ गए ना कि कम से कम बढ़िया से अपने लोगों के बीच में मरेंगे। सोचिए तकलीफ को, कितना मतलब भयावह स्थिति है कि सिर्फ आराम से मरने के लिए लोग घर पे आ गए। खासकर बिहार में एक आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है, क्या होगा समझ में नहीं आता है। और उसमें 90% नहीं, 95, 98, 99% सिर्फ और सिर्फ दलित और ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और बिहार में तो अभी भी फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लोगों को पता चलता है ना कि सिर्फ बिहार के मजदूर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन तमाम मुद्दों पर हम बहस करेंगे, लगातार बातचीत करेंगे। और जो लोग बातचीत कर रहे थे वो सूखे में बात नहीं कर रहे थे। वो तमाम लोग हैं जो लगातार सड़कों पर उतर के काम करते हैं। और मैं इन लोगों को जानता हूँ। ये कोई संबित पात्रा नहीं है, कोई स्टूडियो में बैठने वाले लोग नहीं है। रंजन लगातार लोगों के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। विजय लगातार जा रहे हैं। भंवर मेघवंशी साहब लंबे समय से लंबा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सुनील सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और धीरेन्द्र पर तो दर्जनों केस लाद दिए गए हैं इन्हीं सब कामों के चलते। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश को ये तमाम लोग जो कम से कम नेशनल दस्तक को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, इस बात को समझिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो मान्यवर साहब ने कहा था वो किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं था। अगर हम अपने ही लोगों को रहने का घर भी न दे पाए तो हम भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। और आपका कैसा राष्ट्रवाद है, आपका कैसा धर्म है, आपका कैसा मजहब है जो इंसान को सर पर छत न दे सके। और यही हुआ था गुना में। जो गुना का जो वो किसान है राजू अहिरवार और सावित्री अहिरवार, उनके पास घर भी नहीं था। वो उसी जमीन में, पट्टे की जमीन, वो किसी रसूखदार की जमीन थी जिसपे उन्होंने बटाई पर ली थी। और इस देश के बहुसंख्यक शेड्यूल कास्ट के साथ यही स्थिति है, ट्राइबल के साथ यही स्थिति थी। उनको कर दिया गया है क्योंकि उनके पास जमीनें थी, उनको बेघर किया जा रहा है। राजस्थान में मीना समाज के पास जमीनें थी, उनकी जमीनें छीनी जा रही है बिजनेस के नाम पर, बड़े बड़े सेज के नाम पर। लेकिन सोचिए, आप जो लोग राष्ट्रवाद की आपको घुट्टी पिला रहे हैं, अफीम पिला रहे हैं, वो आपके घर पर, आपके सर पर छत की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और 70 सालों से कौन लोग हैं सरकार में। और इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ, लालू यादव का एक बड़ा काम है चरवाहा विद्यालय खोलना। मायावती का एक बड़ा काम था मान्यवर कांसीराम आवासीय परियोजना चलाना। और लेफ्ट का ज्योति बसु का एक बड़ा काम था भूमि का बंटवारा करना, जो कि मुकम्मल किया नहीं गया। तो हम उन तमाम लोगों को क्रेडिट देते हैं। और स्वामी विनोबा भावे जिन्होंने भू आंदोलन चलाया था, मुझे पता है कैसे वहां जमीन मठों को दे दिया गया। करोड़ों करोड़ों एकड़ जमीन जो है मठों को दे दिया गया। जमीन ली गई किसान जातियों से, SC ST OBC और जनरल से भी, लेकिन वो जमीन मठों को दे दिया गया। इसलिए मुंह बिचका रहे थे भाई। देखिए विनोबा भावे के मामले में मतलब मैं थोड़ा सा मैं जानता हूँ, जमीन आंदोलन चलाया और वो जमीन मठों के पास है। और मठ पर रजिस्टर है, कुत्ता बिलाई के नाम, बड़े बड़े संगठन बना के यहाँ पे भूमिहार जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग बिहार में कुत्ता बिलाई साहब, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। जो विनोबा भावे का भू आंदोलन कहा जाता है, वो जमीनें लेकर उन्होंने तमाम ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को, मठों को जमीन दे दी। वही मैं कह रहा था। शंभू भाई एकता परिषद पूरे देश में काम करता है, पूरा सामान्य वर्ग के लोग चलाते हैं, आदिवासियों के नाम पे भू आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आंदोलन आदिवासी चलते हैं लेकिन मठ और जमीन पे कब्जा सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। और सरकारें कांग्रेस की हो या भाजपा की, उनको बाकायदा पूरी सहूलियत से उनको जमीनें दे रही हैं। एकता परिषद के नाम पे, गांधी आश्रम के नाम पे, गौशाला के नाम पे, मठों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर और संसाधनों के नाम पे उनके ऊपर कब्जा करा जा रहा है। मैं आपकी बात से मैं बता रहा हूँ, इस देश में कैसे वन व्यवस्था और मनुवाद हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, SC ST OBC। इसीलिए दिल्ली में यमुना का कोस्टल, जो कि
जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से नहीं दिया जा सकता है, इस देश में आज भी बड़े बड़े ट्रस्टों को 1 रुपए में जमीन दी जाती है। इस देश में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूल के लिए 1 रुपए में जमीन दी जाती है, बड़े बड़े मठों के लिए जमीन दी जाती है, लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग के घर पर, सर पर छत नहीं है और जमीन नहीं दी जाती है। और ये बहस अगर आप टीवी में देखेंगे तो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि टीवी में आपके लोग नहीं है। ये तमाम लोग जो आज मेरे साथ जुड़ रहे थे, हम लोग लगातार इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि कितनी अहम बहस है, कितना जरूरी है। धीरेन्द्र, वही हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या जो कम से कम हम जो पूरी लड़ाई है, हम सब नेता अभिनेता बातचीत करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ये चर्चा होनी चाहिए। गुना के बहाने, गुना में जो हुआ है कि कम से कम लोगों को छत तो दिया जाए, घर तो दिया जाए, 2 गज जमीन तो दिया कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भैया सबसे पहले जो है, जो दलित शहरों में रह रहा है उसको उस जमीन का पट्टा नहीं है, या गांव में जिस भूमि पर रह रहा है उसका उस जमीन पर पट्टा नहीं है। सरकार जब चाहे तब उसको खाली करा देती है, या प्रधान की जब नजर टेढ़ी पड़ती है उस दलित की जमीन पर तो वो प्रधान भी उसको गांव में उस जमीन को खाली करा देता है। तो सबसे पहले आंदोलन ये शुरू होना चाहिए कि जिस भूमि पर बहुजन समाज का जो व्यक्ति रह रहा है उसको उसके नाम से परमानेंट पट्टा किया जाए, खारिज दाखिल किया जाए, जो इंतखाब होता है, जो खतौनी होती है, उसमें उसका नाम आ जाए। उसके बाद जो सरकारी जमीनें हैं, जिनके पास जमीन, घर जमीन नहीं है, उसके बाद उस पर आंदोलन शुरू किया जाए। और इस पर हम लोग पूरी तरह से साथ में हैं, खड़े हैं पूरी पूर्वांचल। और साहब एक आखिरी सवाल, अब खत्म करेंगे, लंबा समय ले लिया। ये विडंबना है, किसी धर्म को दोष दे, किसी ऊपर वाले को दोष दे, या ये जातिवाद की वजह है कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, शहर में जाए तो झुग्गी आपका इंतजार कर रहा है, गांव में वो अलग एक कोना है, गरमजरुआ जमीन है। मतलब क्या हम 70 साल बाद अब इस बात पर अब इतना भी हम लोग बात नहीं करने की स्थिति में पहुंचे हैं कि कम से कम अपने लोगों के लिए कम से कम 2 गज जमीन की मांग कर सकें, और हमारे हुक्मरान नेता ये तमाम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब इस पर बात होनी चाहिए, गुना के बहाने ही सही। हमारा देखिए बात वही है कि हमारे आंदोलन में जमीन कभी भी सेंट्रल इश्यू नहीं रहा है, और ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अगर अब भी हम इसको कर पाए, और केवल जमीन ही नहीं बल्कि रिसोर्स में तमाम जो संसाधन है, उन संसाधनों में हमारी भागीदारी की लड़ाई हमको शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोविड हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो बहुजन समाज है, और ऐसा ना हो कल की बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ का इश्यू आए और लोग अवसाद में जाकर के और आत्महत्याएं करें, सामूहिक आत्महत्याओं का दौर हमारे समाज में न चले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्स की, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की और हमारी भागीदारी की लड़ाई को लड़े। और रंजन लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं जहां सड़क नहीं है, घर नहीं है। रंजन, क्या इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जो खासकर जो कम्युनिटी जिनके पास घर नहीं, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आप दिखा पाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही तो मैं लगातार कर भी रहा हूं और करूंगा भी। और मैं तो सबको आमंत्रित करता हूं इस्लामपुर आए और ये जो मुसहर जाति की स्थिति है वहां देखें। और आप नहीं आ पा रहे तो आपके जो संगठन वगैरह है उसे यहाँ पे देखिए। और मुझे लगता है कि इनको अभी फिलहाल घर नहीं मिलेगा, जगह मिल गया है, टेंट से ही इनका गुजारा चलेगा। आगे बरसात हो रही है लगातार, आपको मालूम है, ये बहुत दिक्कत में रहेंगे और रोज आपको उसी तरह का फोटो सिर्फ हम सेंड करते रहेंगे और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। क्या करेंगे बताइए? अभी तो एक कोरोना में बात है कि हमें डर लगता है कि मुकदमा वगैरह न कर दे, कहाँ घूम रहा है भाई, किससे मिल रहे हो। तो ये भी एक कभी कभी लगता है कि सरकार का साजिश का हिस्सा है कि आपकी जो तकलीफ है उसको घर में छुप छुपा के रहिए, कोई बात ना करे। चलिए, बहुत समस्या है। सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं, हम लोग बाइंड अप करेंगे अब। हाँ, ये जो गुना जो कांड हुआ है इसमें अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट ये आया है अभी कि इसमें जो संबंधित जो पुलिस वाले जो मार रहे थे, कांस्टेबल थे, आरक्षक थे, इनको लाइन अटैच कर दिया गया है। इनको अभी लाइन अटैच एसपी, आईजी और कलेक्टर भी हटा दिए गए। हमारी डिमांड ये है कि इनको जितने भी 70 पुलिस वाले थे वहां पर मौजूद सबको बर्खास्त किया जाए, आईजी कलेक्टर इनको बर्खास्त किया जाए। और शिवराज सरकार से हमारी मांग ये है कि एक रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, उच्च जो न्यायालय के जो जज हैं उनकी देख रेख में इसकी वो जांच हो। और मध्य प्रदेश के अंदर कर्नाटक की तर्ज पर एक दलित लॉ बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर दलित आदिवासियों पर बहुत सारी एट्रोसिटी हो रही है।
तो हम ये डिमांड करते हैं नेशनल दस्तक के माध्यम से, तो क्योंकि इसको पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में देखते हैं। तो ये हमारे क्या कह रहे हैं विजय, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरा ये कहना था कि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो भूमाफिया हैं, जो कांग्रेस या भाजपा के रूप में बैठे हुए हैं, उनकी जमीन पे भी आज तक कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े शिवराज सिंह या ज्योतिराज सिंधिया जैसे लोग हैं, मैं चूंकि ग्वालियर से ही हूँ, और ग्वालियर के अंदर बहुत सारी सरकारी जमीन अवैध रूप से नेताओं ने अपने अंडर में कर रखी है, क्योंकि दलितों के ऊपर तो ये सरकारी जमीन अधिग्रहण के रूप में या कब्जे के रूप में वो कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन ऐसे भूमाफिया जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसको भी हमें मुहिम चलानी चाहिए। कौन जाति के हैं वो भूमाफिया? जी, भूमाफिया कौन सी जाति के हैं? देखिए निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग सबसे बहुतायत में हैं, जिन्होंने भारत माता की बिजनेस करने वाले सबसे ज्यादा जमीन का व्यापार करते हैं रंजन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो कुछ करो, लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा मैं शंभू भाई, जो सरकारी जमीन है वहां पे जाकर सिर्फ और सिर्फ एक लाल झंडा गाड़ देना है, भारत माता का फोटो लगा हुआ, हो गया अपना, और क्या? अब कुछ नहीं है तो वहां पे जय श्री राम का नारा लगा वाला झंडा डाल दिए, हो गया अपना जमीन। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक पत्थर रख दीजिए, भगवान शिव बना दीजिए उसको, हो गया जमीन अपना। लेकिन विषय मेरा एक बहुत बड़ा ये है शंभू भाई कि मध्य प्रदेश के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, आरक्षित समाज के लोग थे, जो जय भीम का नारा लगाते थे, आज वो जय श्री राम लगा रहे हैं। आज हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, मारपीट करी जा रही है। उन ठीक है, तो सुनिए, ये सिर्फ सवर्णों को अधिकार नहीं है पार्टी बदलने का। ज्योतिराज सिंधिया को, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग को भी होशियार, वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल नहीं, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई। राजनीति अपनी जगह है, हमारे राष्ट्रपति दलित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मेरा सिर्फ सवाल इतना था कि किसी एक एमएलए एमपी से समाज का भला नहीं होता है। जिन्होंने, वो इतिहास लिखा जाएगा। मायावती ने कांसीराम ग्रामीण आवास योजना बनाई थी, यूपी के हर शहर में आपको बेघरों को उन्होंने घर दिया, इतिहास लिखा जाएगा। लालू यादव ने सरकारी जमीन पर, हम जैसे, मैं चरवाहा विद्यालय में मेरी शुरुआती शिक्षा हुई है, अगर लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय नहीं खोला होता तो हम आपके सामने नहीं होते। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इतिहास उसका लिखा जाएगा कि इन्होंने क्या काम किया। हम लोग का भी जो हम लोग बहस कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमें समाज में नया क्या है इस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बाप दादा नहीं समझ रहे इस चीज को, हम तो समझ रहे हैं। हमारे आने वाली नस्लें तो समझेंगी, जो सोशल मीडिया की वजह से हम पर भरोसा करती है। हमारे पास टीवी नहीं, अखबार है, तो इस पर कम से कम बहस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कितना सार्थक मान रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि हम मुद्दों पर बात करते हैं जो हमारी रोजी रोटी, पेट और हमारे आने वाली नस्लों से जुड़ी हुई है। अगर हमारे सर पर छत नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कल वो कैसे अपनी किस्मत को संभालेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है। भूमि आवंटन के नाम पर बड़े बड़े धोखेबाजी हुई है, कम से कम हमें 2 गज जमीन तो दो सर छुपाने के लिए। और इसीलिए माननीय कांसीराम साहब की मैं सैल्यूट करता हूं कि ये नारा सबसे अद्भुत नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कम से कम सरकार इतना ही कर दे, कम से कम और कोई दूसरा गुना न दोहराया जाए। जब भी किसी तरह की चीजें होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया, इस पर आए। आप लोग बात किए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को लगता होगा कि ये टाइम वेस्ट है, सार्थक नहीं, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बोलने पर भी ताला लग रहा है, आपको जेल में डाला जा सकता है, जैसा रंजन बता रहे थे। इसलिए कोरोना काल में जो बोले घर से बैठ के, वो सबसे ज्यादा बहादुर है, और आप सब बहादुर हैं जो आप बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोशिश करनी पड़ेगी। जब फुले पेरियार अम्बेडकर ने कोशिश की, आज उस पर से हम बोल पा रहे हैं। अगर हम लोगों ने ईमानदारी से, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, जिनको 2 गज जमीन की जरूरत है, घर पे छत की जरूरत है, कह रहे थे भगवर साहब की 2 गज जमीन नहीं है, मतलब शमशान घाट भी नहीं है, तो आखिर हम कैसे देश में रह रहे हैं। और इस पर हम लोग को बात करनी पड़ेगी, और आप लोगों ने हमारे साथ बात की, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।